हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी आगे की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो है अब हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग लेसन 1 जो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है संख्या पत्ती, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है। हम लोग जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या पिछले जो एग्जाम में आप लोगों का पूछा गया, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोग मूल रूप से करेंगे आप लोगों के क्लास में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग इस क्लास में देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है संख्या पत्ती का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर होते हैं जो समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हैं। जहां यहाँ पे जो है चार ऑप्शन दिया गया है। अब सवाल उठते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है या एल्गोरिथम है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। उसी के माध्यम से हम लोग को पता चलेगा कि आखिर इसका सटीक आंसर जो है क्या होगा। यह जो क्वेश्चन है वो 2026 के फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछा गया था। ठीक है, ये जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है आप लोग का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में अगर देखें तो हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोला जाए या एल्गोरिथम बोला जाए, प्रमेयिका लिखेंगे हम लोग। वो जो प्रमेयिका होता है वो होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, जहां आर का मान जो है वो जीरो से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, बी से छोटा होगा। ये जो है टर्म इसमें बोला जाता है जहां करके। ठीक है, अब सवाल उठते हैं कि ऑप्शन, ये जो टर्म है किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोग ये देखिएगा तो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया, ये नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, ये सही हो गया। और अन्य ऑप्शनों में जो है नहीं दिया गया, यानी कि ये तीन ऑप्शन गलत और एक ऑप्शन इसका जो है हो जाएगा। देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब जब हम लोग जो है इसका 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार 867 और 255 का मौसा ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 867 व 255 का मौसा ज्ञात करें। मौसा ज्ञात करें। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग को इसका हम लोग जो है इसका ऑप्शन भी लिख लेते हैं, कहें कि इसी ऑप्शन के आधार पर हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो इसका अगर ऑप्शन देखें हम लोग, तो ऑप्शन में दिया गया हम लोगों के 13, बी नंबर 15, ठीक है, 17, उसके बाद दिया गया है डी नंबर 51। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 867 व 255 का मौसा ज्ञात करें। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप लोग किसी भी विधि से सॉल्व करके इसका आंसर ला सकते हैं, क्योंकि इसको तो दिखाना नहीं है हम लोग किस प्रकार से हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तो हम लोग को दर्शाना जरूरी है नहीं एग्जामिनर को, ये तो रफ में कार्य होगा। इसलिए आप लोग किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करके ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है तो हम इसको बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से आप लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हल में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर होता है। जहां क्या होता है, आर का मान जो है जीरो के बड़ा या जीरो से बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन आर का मान जो है बी से हमेशा छोटा होता है।
इसमें अगर देखा जाए तो ए और बी का डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो हम लोग यहाँ पे दो टर्म दिया रहेगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो जो छोटा वाला टर्म रहेगा उसको बी मानेंगे और बड़ा वाला जो टर्म है उसको क्या मानेंगे, तो ए मानेंगे। अब जो है इसको इसी आधार पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इधर जो है लिखेंगे 867, इधर लिखा जाएगा 255। अब यहाँ पे सवाल उठते हैं कि क्यू का वैल्यू किस प्रकार से पता करेंगे, तो 255 में हम लोग 255 से 867 में भाग देंगे, भाग देते हैं। 255 से 867 में जब हम लोग भाग देंगे तो अगर हम लोग 25 या 75 तीन बार में लेके इसको जा सकते हैं, तीन बार तीन यहाँ पे लिखते हैं भागफल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 या 15, इधर हो जाएगा 5 या 15 एक 16, फिर 2 या 6 एक 7 हो जाएगा। सात में से 5 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 6 में 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी कि 102 जो है हमारे पास शेषफल में बच जाएगा। यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो 255 गुणा में 3, ठीक है, प्लस का क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 102 लिखेंगे, ठीक है, कमा करके यहाँ पे लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक आर का मान 0 ना आ जाए तब तक हम लोग को ये कार्य करते ही जाना है। अब हमारे पास ये जो है बी हो जाएगा, ये जो है हमारे पास ए का मान हो जाएगा, यानी कि 255 लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे कि 102 में अगर 3 से गुणा करें तो ये तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। 2 से 102 में जब गुणा होगा, ये जो है बी का वैल्यू हो गया 102 गुणा 2, प्लस में 255 में से इसमें जो 2 से गुणा किया गया इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो हमारे पास आएगा 204। घटाएंगे तो यहाँ 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, यानी कि कुल मिलाकर 51 बचेगा हमारे पास शेषफल में। ये 51 आ गया। आर का मान जो है नॉट इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बी का मान आ गया ये 51, ए का मान क्या है 102 है, तो 102 को बाहर निकाल कर इधर लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि 51 गुना 102 होता है, तो 2 से गुणा करेंगे प्लस का 0 आ जाएगा, यानी कि आर का मान जो है 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो जो भी हमारे पास अंत में जिस टर्म से कटकर 0 के बराबर आ जाता है टर्म, वही जो है हमारा आंसर हो जाता है, मानी कि बी का जो वैल्यू है जो अंत में प्राप्त हुआ है वही जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः HCF ऑफ मसल को ही इंग्लिश में HCF बोला जाता है, ठीक है। HCF ऑफ 867 एंड 255 बराबर में क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अब ऑप्शन देख लीजिए, ये 13 है तो 13 तो हो नहीं सकता है, ये जो है 15 है ये भी नहीं हो सकता है, ये 17 है ये भी नहीं हो सकता है, 51 जो है हो जाएगा इसका सटीक आंसर, ठीक है। तो आप लोग ये सारी बातें आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। ये जितना सारा क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये अभी लेटेस्ट जो 2026 का फाइनल एग्जाम हुआ है इसके दोनों शिफ्टों में से किसी न किसी शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है यदि भाग एल्गोरिथम, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम यदि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर में ए बराबर 72, ठीक है, कॉमा बी बराबर 9, तो आर इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सबसे पहले लिख लेते हैं।
ऑप्शन में दिया गया है आर का वैल्यू क्या होगा 8 होगा, बी नंबर दिया गया है -8 होगा, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 0 होगा, और डी नंबर ऑप्शन में जो है दिया गया हम लोग का कि 1 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कार्य जो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए बोला गया है कि भाग एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। ए बराबर 72 दिया गया है, बी बराबर 9 दिया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करना है, तो आर का मान ज्ञात करना है। हम लोग को हल करना स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए ये एल्गोरिथ्म दिया गया है, चुकी करके लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, यही भाग एल्गोरिथ्म दिया गया है। इसमें ए बराबर 72 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए बराबर 72, बी बराबर 9 दिया गया। तो क्यू का मान ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि 9 से 72 में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 9 से 72 कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस में 9 8 72 पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि आर का मान हमारे पास आ गया तो 0 आ गया, तो करके लिख लेंगे आर इज इक्वल टू 0। यही तो हम लोग को लाना था, आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये भी अभी जो 3 क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को, ये तीनों क्वेश्चन जो है 2026 के एग्जाम में पूछा गया, फाइनल एग्जाम में। अब हम लोग चौथा प्रश्न कर लेते हैं इसका। देखिए 4 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जो है बताइए। 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बताइए। ये हम लोगों से क्वेश्चन में बोला गया है। ऑप्शन में हम लोगों को दिया गया है 17 गुणा 19 गुणा 23, 17 गुणा 19 गुणा 23। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 13 गुणा 17 गुणा 19, 13 गुणा 17 गुणा 19। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 13 गुणा 19 गुणा 23, 13 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया हम लोग का 17 19 29, 17 19 और 29, यही 4 ऑप्शन है। अब सवाल उठते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे। तो इसको जो है हम लोग उस प्रकार से तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसको जो भी गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा उसको क्या करेंगे, लिख देंगे हम। अब यहाँ पे करते हैं अभाज्य गुणनखंड मेथड। यहाँ पे है 7429। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सभी जगह जो है 19 दिख रहा है। ठीक है, चारों ऑप्शनों में। इसका अर्थ यह है कि ये 19 से एकदम स्पष्ट है कि जाएगा ही जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन के माध्यम से भी ये जजमेंट कर सकते हैं कि ये जो है वो कौन सा ऐसा गुणनखंड होगा जिसके माध्यम से पूरा पूरा विभाजित हो सकता है। तो हम लोग चारों ऑप्शनों में देख रहे हैं कि 19 दिख रहा है, कॉमन है 19, तो हम लोग 19 से कटा के देख लेते हैं। 19 से कटाएंगे तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 74 में से 57 घटा लेते हैं, ये घटेगा तो 14 में से 7 या 7, 6 में से 5 का 1, 17 बचा, यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये गया था 19 या 57, यहाँ पे 172 हो गया। 172 जो है 19 9 क्या होता है, 19 9 होता है 171, तो ये लिया जा सकता है। अब यहाँ पे 171 गया, फिर यहाँ पे 1 हासिल बचेगा और ये 1 9 जो है ऊपर जाके उतरेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 एकम 19, 391 आ गया हमारे पास। अब ये तो आ गया। अब सवाल उठते हैं कि किसके टेबल में जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 17 के टेबल में इसको कटा के देख लेते हैं। 17 के टेबल में कटा के देखते हैं। 17 के जब टेबल में कटा के देखेंगे तो 17 गुना 34 हो जाएगा, 34 में 5 जोड़ा जाएगा तो 39 आ जाएगा, यानी कि 5 सिंपल बचा, 17 तिया 51। तो हमारे पास इसका जो गुणनखंड आया वो आया 19 गुणा में 17 गुणा में 23,
यानी कि 17, 19 और 23 आया हमारे पास। ठीक है, अब ये किस ऑप्शन में हम लोग को दिख रहा है? 17, 19 और 23 जो है सबसे पहला जो ऑप्शन है उसी में दिख रहा है। यही जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का प्रश्न जो है पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। अब जो है इसका अगला क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर प्रश्न जो है हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया। 5 नंबर में है, यदि दो संख्याओं a और b का लसा, यदि दो संख्या a व b का लसा तथा मसा क्रमशः c तथा d हो तो, c तथा d हो तो, हो तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, उसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही से बैठ पाएगा इसमें। तो ए नंबर ऑप्शन सबसे पहले लिखते हैं, हो तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया हम लोग को ए माइनस बी बराबर सी माइनस का डी। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है ए बी बराबर में सी डी। ये जो है ए बी सी डी लिखने का तात्पर्य है कि ए गुणा बी है बराबर में सी गुणा डी। बीच में कोई भी चल राशि है, बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ है कि बीच में गुणा का चिन्ह जो है दिया गया। अब हम लोग डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है ए डी बराबर में क्या दिया गया है? तो बी सी दिया गया। यही 4 ऑप्शन दिया गया है हम लोग। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग को एक सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है? एक सूत्र हम लोग जानते हैं, लसा और मसा से संबंधित। दो संख्याएं हम लोग को प्राप्त हो और उनका मसा दिया गया हो, तो उस परिस्थिति में एक सूत्र लगाया जाता है और सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। चाहे यहाँ पे लसा मसा दिया गया तो वहीं लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कुछ परेशानी ना हो समझ पाने में। लसा गुणा मसा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको निकाला कैसे जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ए और बी दो संख्या यही है हमारे पास, कि बोला गया है दो संख्या ए और बी, यानी कि दो संख्या जो हमारे पास दी गई है वो है ए और बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे ए गुणा में बी। यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होगा? बीच में गुणा का सिंबल डाला जाएगा। बराबर में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लसा इसका क्या है? लसा है सी और मसा है डी। तो यहाँ पे क्या होगा? सी गुणा डी होगा। अगर हम लोग क्या करें, गुणा का सिंबल हटा दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? ए बी बराबर में क्या लिखा जा सकता है? सी डी। यही जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए अब क्यों कौन सा ऑप्शन में दिया गया, इस ऑप्शन में नहीं है तो ये गलत, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया ये गलत, ये इस ऑप्शन में दिया गया यानी कि ऐसा ही हो जाएगा। इस ऑप्शन में ए डी इंटू बराबर में बी सी दिया गया है तो ये भी क्या है? गलत। यही जो है हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है इसका उत्तर हो जाए। तो आप लोग जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इस ढंग से आसानी से कर सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और इसका अगला प्रश्न देखते हैं। हटा देते हैं हम इसको। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है? 625 के
अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया हम लोगों को 5, बी नंबर में 6, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 4 और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 3। ये भी आप लोग का 2026 के फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और इसमें 5 के घातों को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितना होगा। यहाँ पे करने का प्रयास जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाते हैं 625 का करते हैं। 5 के पहाड़े में कितना बार में जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पछे का होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 के पहाड़े में ये हो जाएगा 5 दूना 10, फिर 50 25, फिर 5 के पहाड़े में 5 पचे 25, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। कुल मिलाकर हमारे पास जो 625 का अभाज्य गुणनखंड आया है, 625 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो आया है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा में 5, यानी कि कुल मिलाकर कितना आया है, तो 5 जो है 4 बार आया है, यानी कि 5 के पावर 4 लिखा जा सकता है। यानी कि जो इसका उच्चतम घात है 625 में 5 का जो घातांक है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि और सब जो है क्या है, गलत। ठीक है, अब इसका 7 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार का छोटा छोटा प्रश्न दिया गया है इसमें, जो कि आप लोग का एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है ये लेटेस्ट जो है आप लोग का 2026 के एग्जाम में आया हुआ था। अब हम लोग इसका 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला गया है कि निम्नांकित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। निम्नांकित में कौन सी संख्या, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन दिया गया है √2, √3, √4 और √2। बी नंबर में दिया गया है √3, सी नंबर ऑप्शन में √4, फिर डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, √5। ठीक है, अब सवाल उठती है कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या की अगर परिभाषा की हम लोग चर्चा करें तो ये सभी संख्या जिसको हम लोग p बटे q में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में बदल सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। जहाँ p और p और q जो है कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q जो है यानी कि जो हर है उसके बटे माने कि हर के बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। जब इस प्रकार की परिस्थिति आएगी तभी हम लोग बोलेंगे कि यह जो है एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या अगर मान लीजिए रूट वाला टर्म दिया गया है, अगर उसमें जांच करना है कि कौन सा परिमेय संख्या है, तो उस परिस्थिति में हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि वही संख्या परिमेय संख्या हो सकती है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या हो सकती है जी, तो परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 का अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो ये निकलेगा, लेकिन डेसिमल में निकलेगा। जब डेसिमल में निकलेगा तो ये तो आंसर नहीं हम लोग लिख सकते हैं, डेसिमल में अगर आएगा तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी डेसिमल में आएगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 के बट्टे में 1 लिखा जा सकता है, p बराबर p बट्टे q के रूप में इसको लिखा जा सकता है, तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं। इसी प्रकार का जो है प्रश्न आप लोग का पूछा गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और इसका 8 नंबर जो है प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 8 नंबर ऑब्जेक्टिव का प्रश्न देखते हैं। बोला जा रहा है, सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं हम लोग, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप, वैसी संख्या जिसका
व्यापक रूप वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P बट्टे Q होता है, P बट्टे Q होता है, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P व Q पूर्णांक है, एवं Q नॉट इक्वल टू 0, एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। पूछा गया है कि क्या कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन में हम लोगों को दिया गया सम संख्या, सम संख्या। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है विषम संख्या। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है परिमेय संख्या। और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये आप लोग का दिख रहा होगा कि ये परिभाषा से संबंधित जो है प्रश्न पूछ दिया गया है। अभी आप लोग का 2026 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P बट्टे Q होता है, यानी कि जिसको P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है और एवं Q इज नॉट इक्वल टू क्या है, तो 0। क्या कहलाती है, हम लोगों से बोला गया है, तो उसको सम संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्या कि सम संख्या की परिभाषा हम लोग जानते हैं। ऐसी संख्या जिसे 2 से विभाजित किया जा सके, पूर्णतः वो जो है 2 से विभाजित हो, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। वहीं परिमेय संख्या क्या होता है, उसका यही परिभाषा होता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में न लिख सकते। ये तो बोला गया है कि P बट्टे Q के रूप का होता है, यानी कि इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग इसका 9 नंबर क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न में बोला गया कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न आवर्ती हो, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है, न तो शांत होता है, और न आवर्ती, और न आवर्ती, और न आवर्ती। तो क्या कहलाते हैं, यही हम लोग को बताना है। कहलाती, ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया हम लोग का अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है पूर्णांक। ठीक है, ये भी आप लोग का 2026 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए अगर इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे आप लोग जब प्रश्न पढ़िएगा तो बोला गया है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न आवर्ती, न ही शांत है न आवर्ती है। शांत नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, और यहाँ पे आवर्ती नहीं है तो अनावर्ती होगा। तो अशांत अनावर्ती किसका दशमलव प्रसार होता है, हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। कोई भी अपरिमेय संख्या हो, जैसे मान लीजिए √2, तो √2 का अगर हम लोग दशमलव प्रसार करना चाहें तो यहाँ पे अगर हम लोग करें इसका तो 1.243 ऐसे करते करते बहुत सारा चलता चला जाएगा। यानी कि अगर इसका एग्जैक्ट दशमलव प्रसार निकालना चाहें तो निकल नहीं पाएगा।
यानी कि ये हमारा रूट 2 जो था ये क्या था, अपरिमेय संख्या था। तो किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो उसका दशमलव प्रसार न तो शांत होगा न ही आवर्ती होगा। आवर्ती कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 2/3 का हम लोग दशमलव प्रसार निकालते हैं, निकालेंगे अगर दशमलव बदलेंगे तो यहाँ पे 0.66666 इस प्रकार से बार बार एक ही प्रकार का अंक आता चला जाएगा, तो यही जो है आवर्ती कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये अगर इसमें ये तो अपरिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। अपरिमेय संख्या कौन सा होता है उसके बारे में बतलाते हैं आप लोग को। जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं। 22/7 का दशमलव प्रसार निकालिएगा तो 3.142857 इस प्रकार से करते करते बहुत सारा चला जाएगा, हमेशा जो है अलग अलग प्रकार का अंक आएगा। इसको जो है अपरिमेय संख्या, ये तो चूंकि परिमेय संख्या लेकिन इसका दशमलव प्रसार जो है ना वो अशांत, अनवसानी, अनावर्ती होगा। इसीलिए जब भी हमारे पास कोई अपरिमेय संख्या आता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत, अनवसानी, अनावर्ती। ये तो आवर्ती दिया गया और शांत दिया गया, तो ऐसा किसका हो सकता है, तो अपरिमेय संख्या का हो सकता है। और अन्य ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में आता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और इसका 10 नंबर प्रश्न जो है कर लेते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न में ये है, देखिए 10 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 3 - 2√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसको लिख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन में हम लोग का दिया गया, इसके बराबर क्या होगा ये हम लोग को बताना। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया 29 माइनस का 12√5, 29 माइनस का 12√5। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 29 प्लस का 12√5। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 29। डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है माइनस का 11। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हल करना जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा, 3 - के 2√5 का होल स्क्वायर। इसको मानेंगे हम लोग ए, इसको मानेंगे बी, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर इसको क्या कर दिया जाएगा, तो विस्तारित हम लोग कर देंगे, तब आसानी से इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 2√5 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का 2ab, 2 गुणा 3 गुणा क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो 4 में 5 से गुणा करिए, ये हो जाएगा 20, माइनस में 2 3 6 2 12, रूट क्या हो जाएगा जी, तो 5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कहें कि ये जो है रूट वाला पद तो है नहीं, बिना रूट वाला पद है, तो इसको एक साथ कर देंगे तो ये जो है 29 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 12√5 हो जाएगा। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग मिला लीजिए कौन से ऑप्शन में ये आंसर दिया गया है, 29 माइनस का 12√5 प्रथम ऑप्शन में, तो यही जो है आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी तक हम जितना भी 10 क्वेश्चन कराए हैं, इन सभी क्वेश्चनों में देखा जाए तो सारा क्वेश्चन जो है आप लोग के लेटेस्ट जो अभी फाइनल एग्जाम हुआ था 2026 का मैट्रिक वाला, इसमें जो है आप लोग का प्रश्न एकदम पूछा गया। ठीक है, तो यही हमारा जो है प्रश्न है आज का। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।